क्या है। इसके लिए सबसे पहले कोई भी काम करेंगे स्पष्ट तौर के ऊपर आपकी और हमारी जो सोच यानी सबसे पहले नजरिया होगा उसके अनुसार ही होगा। और नजरिया हमारा बहुत साफ है। नजरिया हमारा चीजों को देखने का पर्यावरणीय और मानवीय नजरिया ही, वो घनश्याम जी ने भी पूरा सिद्ध कर दिया कि नहीं, वो जो नजरिया था वन साइड है, उसकी जगह आज जो हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि मानव जाति को और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारा नजरिया जब तक ये पर्यावरणीय और मानवीय नहीं होगा काम नहीं चले। तो इसके इस आधार पर हमारा टास्क क्या निकलता है? सबसे पहला टास्क निकलता है हम खुद इस बारे में जाने। पहले तो ये है कि हम खुद इस बारे में जाने, और हम जान जब भी पाएंगे जब हमारा इंटरेक्शन हमारा इतिहास के साथ, सराफ साहब की राइटिंग के साथ और हमारे जितने भी साथियों के साथ में जितने इंटरेक्शन होंगे, इंटरेक्शन का मतलब मीटिंग है, सेमिनार है, सभाएं, इन सब से हम सीखते हुए हम अपना ये समझें कि ये नजरिया क्या है, अपडेटेड। तो इसका मतलब पहले स्वयं की अवेयरनेस, और फिर होता है कि स्वयं की जो अवेयरनेस है उसको मास अवेयरनेस में कैसे ले जाए, लोगों को कैसे पहुंचाए, लोगों के विभिन्न जो अभी जो सोच है उसको कैसे बदला जाए, जिसको कहते हैं जन जागृति। अब जन जागृति के लिए बहुत सारे, मैं नेक्स्ट में आऊंगा, लेकिन जन जागृति जो है वो इस लेवल पर, सराफ साहब ने कहा इस लेवल पर पहुंच जाए जन जागृति कि वो जन प्रेरणा तक पहुंच जाए। जन प्रेरणा का मतलब होता है कि इंग्लिश में बोलता है, एक होता मोटिवेशन और एक होता है इंस्पायरेशन। मोटिवेशन तो ये है कि अभी 2 घंटे मीटिंग में बैठे हैं, 3 घंटे मीटिंग में बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि सराफ साहब ने बहुत अच्छी बातें कर दी, सेमिनार में जाएंगे, मीटिंगों में जाएंगे, थोड़ा मोटिवेट होके आ जाएंगे। और जैसे ही हम घर जाते हैं तो घर में क्या होता है कि दूसरी वो बातें जो है ना वो शुरू हो जाती है, हमारा मोटिवेशन लेवल वहां कम हो जाता है, उसी में यानी कहते हैं उसी उधेड़ बुन में फंसता है। अब उस मोटिवेशन को इंस्पायरेशन वो होता है जिसको कह रहे प्रेरणा में कैसे बदले। तो पहले खुद की प्रेरणा में बदले और फिर जनता को उस प्रेरणा की तरफ ले जाए। तो लोगों को दोनों यानी प्रकृति मानव केंद्रित जागृति को तीव्रता से फैलाने और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और जन जागृति की स्थिति को उन्होंने लिखा कि जन प्रेरणा के स्तर तक बढ़ाया जाए। ये हमारा काम, ये जिसको कहते हैं टास्क। आप उसको कितने ही भागों में बांट लो, 1000 भागों में बांट लो, मोटे मोटे हमारा टास्क ये निकलता है इस जन प्रेरणा से लोगों को तर्क संगत सोच के स्तर से परिवर्तित किया जाए। घनश्याम ने जैसे बताया, सही और गलत का फर्क करने के तौर के ऊपर हमारी तर्क संगतता, हमारी जागृति जानी चाहिए, ताकि अंत हम क्या करें, अंत एक तर्क संगत मानव प्रकृति केंद्रित मानवीय समुदाय के स्तर पर विकसित किया जा सके जाने की हमारी कोशिश। तो ये सर्वप्रथम प्रक्रिया जो होती है। और दूसरा इसमें सराफ साहब ने उस, ये मैं प्रोग्राम से ही ले रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, मैं वो कोई अलग से मेरा कोई इजाद किया हुआ नहीं है, सराफ साहब का ही है। लोगों को प्रकृति मानव केंद्रित कार्यक्रम की धारणा को लोकप्रिय बनाया जाए। जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में जो हमारी धारणाएं दी हुई है, सबसे पहली धारणा ये है कि हमारा मनोगत के हिसाब से हमने ये प्रोग्राम नहीं बनाया, या सराफ साहब की सिंपल सोच से नहीं, सराफ साहब ने हिस्टोरिकल एक एनालिसिस करने के बाद इस बात पर पहुंचे कि ऑब्जेक्टिव हालात यहाँ है। सिर्फ मनोगत से बात नहीं है कि दुनिया में हमारा जो स्टेटस हो वो वर्ल्ड सिटीजनशिप का, वर्ल्ड सिटीजन है हम, ये प्रोग्राम में लिखा है, ये प्रोग्राम में लिखा है, तो हम हकीकत में हैं वर्ल्ड सिटीजन। तो इससे लोगों को सही और गलत का योग्य बनाया जाए, एक बात। एक तीसरा ये है कि जो हमारा असूल है, आमतौर पर कौन से असूल, जो हमारे प्रोग्राम में, संविधान में, हमारी लाइन में जो दिए हुए हैं, उन असूलों पर चला, चाहे वो हमारे असूल सांगठनिक तौर पे हो, हमारी बात करने का तौर तरीका हो, हमें किसी ग्रुप से इंटरेक्शन करने का तरीका हो, वो हमारे जो असूल हैं, जो डेमोक्रेटिक, कोऑपरेटिव, उन असूलों के ऊपर जो 5 असूल, मैं वापस नहीं गिनाऊंगा, 5 जो असूल उन्होंने गिनाए हैं, अभी मनाराम जी ने भी गया, मनीराम ने भी, सभी नहीं गया, वहां पर हम, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हम अपने असूलों से भटके नहीं, ये है। और चौथा उन्होंने कहा कि भाई हमें मानव समाज से एक बात जरूर सीखनी चाहिए कि मानव के सामने जितने भी विपत्तियां आई,
उनमें उसने कोई न कोई रास्ता निकाला। जब रास्ता निकाला, इसका मतलब हमारी जो भावना है, वो भावना होप, आशा, उसके अनुरूप होनी चाहिए। ये नहीं कि यार कुछ होगा ही नहीं, यही नहीं कि परमाणु हथियार चलेंगे और धरती 7 बार नष्ट करने की ताकत है उनके पास, वो कर लेंगे, नहीं। ये श्राप साहब ने अपने विचार में स्पष्ट किया कि हमेशा मनुष्य जाति ने आशावाद हमेशा रखा, ऑलवेज। अकाल पड़े, नेचुरल क्लेमिटीज आई, हर जगह उन्होंने आशा से व्यक्ति आगे बढ़ा। कई बार सभ्यताएं खत्म हुई, 5 बार, उसमें भी मनुष्य आगे बढ़ा। अब 6ठी बार इन्होंने कर दिया। ये मनुष्य प्रेरक है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक ऐसा श्राप साहब ने जो विचार दिया है, उससे मुझे पर्सनली और इस पूरे ग्रुप को पूरी आशा है कि हम कामयाब होंगे। पूरा आत्मविश्वास, और उसी आत्मविश्वास से हम दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, ताकि मौजूदा जो व्यवस्था है उसको टिकाऊ, एक जिसको बोलते हैं ना कि व्यवस्था चल सके दुनिया में, ये मानव जाति और प्रकृति आगे भविष्य में भी बढ़े। ये आशावाद का, ये 4 उन्होंने मोटे मोटे टास्क, उन टास्क के आधार पर मैं संगठनात्मक जो टास्क है हमारे, उस पर आज चर्चा लंबी हो जाएगी, नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा जो हम काम कर रहे हैं लोगों के बीच, उसमें कैसे ले जाए। एग्जाम्पल के लिए, मैं लंबी बात आने से पहले, जैसे एक अभी आज सवाल खड़ा हुआ कि सब अग्निवीर, उससे पहले किसान। अब अग्निवीर को एक तो लोग इससे लेते हैं, सारी पार्टियां भी लेते हैं, नौजवान भी लेते हैं, किसान मोर्चा भी ले रहा है कि सब ये देश को खतरे का सवाल। देश को खतरा हो गया क्योंकि आपने सिर्फ 4 साल के लिए उनको नियुक्ति कर दी। वो बच्चे 17 साढ़े 17 साल से आएंगे और वो 4 साल काम करने के बाद वापिस वहां से आउट हो जाएंगे, तो देश को खतरा हो जाएगा। एक एंगल तो ये है। बेरोजगारी का एंगल ये है कि आपने फौज में भर्ती ही नहीं ली तो रोजगार कैसे लगेगा, एक रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या ऐसी व्यवस्था है। यदि हम यूक्रेन वार को देखते हैं तो पता लगता है कि यूक्रेन वार ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अपने राष्ट्र को बचाने के लिए वो सोवरेन राष्ट्र की बातें करता है जेलेंस्की। क्या सोवरेन राष्ट्र है? यदि सोवरेन राष्ट्र होता तो नाटो और यूएस की क्यों जरूरत पड़ती? इसका मतलब जो युद्ध हो रहा है वो संप्रभुता राष्ट्रवाद पे नहीं हो रहा है, वो युद्ध हो रहा है रशियन खेमा अमेरिकन खेमा के बीच, और मानव जाति वहां तबाह हो। हाँ, ये नहीं कि आपको अग्निवीरों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम इस बात से करेंगे कि भाई आपने जो भर्ती 7,000 भर्ती कर रखे हैं, उनको क्वालिफाई कर रखा है, आप उनको फौज में नहीं ले रहे हो। हम कहते हैं फौज का अल्टरनेट है। अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट हमारा ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेज का मतलब है बाढ़, सूखा, आपदा, वायरस आपदा, 7,000 लोगों को इसमें लो ना आप। नई एक कैटेगरी बनाओ ना, नई कैटेगरी बनाओ जो इन समस्याओं से जूझे। 7,000 अभी लग जाएंगे, ये 7,000 तो क्यों नहीं, मतलब बजाय इसके हम ये सिर्फ यही ढिंडोरा पीटते रहे कि फौज में लगाओ, फौज में। ये तो सब साहब ने आ गया कि पूरी विश्व का ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इनको बहुत कम लगाना, इसलिए मिलिट्री को भी पूरा कॉर्पोरेटीकरण करने पे तुले, ताकि वहां टेक्नोलॉजी के ऊपर, हथियारों पर, जखीरे के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, नहीं कि लोगों की वहां शायद जरूरत नहीं है। तो हमें अपनी जो दलील है वो सराफ साहब ने जो सिखाया हमको, उसके आधार पर देना है। किसान आंदोलन में भी आपने देखा हमने अपने टास्क को कैसे पूरा किया, या जो भी जितना भी हमने पार्टिसिपेट किया, हमने अपनी बात को कि भाई ठीक है, तीनों कानून का हम आपका खिलाफत करते हैं, लेकिन साथ में हमारी ये भी बात है कि भाई ये कॉर्पोरेट खेती है, तो ये हमारा काम होगा हर जगह, हम जहां भी जाएं। एग्जाम्पल के लिए सामने मेरे कुछ लोग बैठे हैं जो मैं हमारे साथ बेंगलोर में थे, वहां पे भी हमने अपनी बात को पुटअप किया कि अभी लेखक, अभी वहां पर बहुत बड़ा एक ग्रुप था, और जो ग्रुप था जो क्रिश्चियनिटी का,
क्रिश्चियनिटी का ग्रुप था कि भी किस तरह से जो अल्पसंख्यकवाद है और उनका ह्यूमन राइट्स को कैसे बचाया जाए। जब हमने उसकी परिभाषा को देखा, ह्यूमन राइट की परिभाषा भी वो ये नेशनल दायरे में 1948 में दी गई थी। 1948 के अंदर राष्ट्र अलग थे, आज 2002 में राष्ट्रों की वो भूमिका नहीं है। तो इसलिए हमारे जो टास्क निकलते हैं वो ऐतिहासिक जो अनुभव हमें को दर्शाता है कि प्रत्येक जन आंदोलन को अपना लक्ष्य प्राप्त करने लिए एक विशिष्ट जन जागृति, प्रेरणा, चेतना की आवश्यकता है। इस राब साहब ने लिखा उसमें। और हमारे यहाँ इस आंदोलन, कौन सा, NSCPM का आंदोलन, इसमें ऐतिहासिक स्वीकृति मांग को किसी भी जन आंदोलन की सकारात्मक सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर अपनाया गया। हमारी राय ये है कि जन जागृति को बढ़ाने के लिए दो चीजें की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है प्रकृति मानव हितैषी कार्यक्रम के बारे में पर्याप्त समझ हो, वो हमारी सबकी समझ हो, ताकि हम अच्छी तरह से प्रश्न का जवाब दे सकें, ये हमारी इतनी समझ हो। और दूसरी हमारी सामाजिक चेतना, यानी विशिष्ट समस्याओं का, उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, सांस्कृतिक मूल्यों, अपने निश्चित श्रोताओं, लक्षित सामाजिक समूह, व्यक्ति की प्रचलित मन स्थिति के बारे में काफी ज्ञान हो। हम एक व्यक्ति से ही बात करें तो उसकी मन स्थिति का ज्ञान तो हमें दो, जब तो इंटरेक्शन हो पाएगा। तो ये हमारे दो प्रमुख जो बातें श्राप साहब ने कही, ये निकल। तो हमारा जो दृढ़ता पूर्वक हमारा दिमाग रखने की आवश्यकता है कि वर्तमान में चेतना का स्तर सामाजिक सही और सामाजिक गलत का निर्णय लेने के लिए आमतौर पर, जैसे आप घनश्याम जी ने बताया, एक तीन तरफा गलत मापदंड, यानी धन, सत्ता, ताकत, मुख्य ये तीनों आयामी कॉर्पोरेट उद्देश्य को अपनाता है, धन, सत्ता और ताकत। इस संबंध में हमारा क्या है पैरेलल कार्य, वो है ये अर्ध सत्य को प्रकृति मानव हितैषी मसलन पर्यावरणीय टिकाऊपन, क्षमता, 1:5 का उत्पादकता, लोकतंत्र, पारदर्शिता के 5 स्तरीय वास्तविक सिद्धांतों की तुलना करके ये उसको नकारना है। लेकिन ये लोगों से हमारी श्रृंखलाबद्ध अंतर क्रिया करने के बाद हो पाएगा, इसमें समय लगेगा। ये हमारी बातें जब बताते हैं लोगों को, एकदम से उनको कुछ समझ में नहीं आता, बड़ों को समझ में नहीं आता, बड़े को समझ में नहीं आता। जब हमने बहुत अच्छे, अब तो इतिहासकार हो गए, वैसे तो वो पेडिट्रिशियन डॉक्टर हैं, राम पुनियानी, आप सत्य में जाएंगे उसमें सुनेंगे उनको, काफी अच्छे हैं, उनकी विचारधारा ठीक है, पॉजिटिव सोचते हैं। वहाँ सागर धारा जी भी थे और भी थे। हमने उनके साथ में जब इंटरेक्शन किया, श्राप साहब के बारे में सारी बताई, हम किस तरह से प्रोसीड करके आए, और फिर उनको एक बुक भी दी हमने, वो वॉल्यूम फर्स्ट भी दिया। तब उन्होंने, जब 3 दिन का इंटरेक्शन में हमारी कुछ बात हुई, तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात आप कुछ नहीं बोल रहे हैं बात, ये बात उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हमको कही, ये आपकी नई बात। तो मैंने कहा नई बात है, इसको ही पढ़ करके हम आपस में, तो हम कामयाब मैं इसलिए हो पाया, श्राप साहब ने सिखाया था कि पहले उनको समझे तो सही। तो मैंने जब तक उनको सुना नहीं, मैंने उनके बहुत सारे एपिसोड सुने, पता लगा कि वो कहाँ खड़े हैं, वहां से इंटरेक्शन चालू। इसी प्रकार वहां पर जो ईसाई समुदाय के जो लोग आए थे, जो आदिवासी से कन्वर्ट हुए वे, उनके साथ में बातचीत सुनी, उनके साथ में भी इंटरेक्शन किया। अभी यूसुफ साहब ये बिहार से जुड़े हुए हैं, इनके साथ में हमारा इंटरेक्शन, बंगाल वाले लोग हैं। और मैंने इन सबको एक अगला जो हमारा टास्क है कि जो उदयपुर में हमारी अगस्त के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें इन सबको व्यक्तिगत तौर पर बुलाया और आएंगे भी। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई हम आएंगे आपके पास में। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारा 4 दिन का प्रोग्राम चलेगा, उस प्रोग्राम के अंदर हम मोटा ये कि हमारा जो तरीका है, यानी दुनिया बदलती कैसे है, एक तो इसके ऊपर हमारा होगा, सही और गलत के ऊपर होगा। ये सारा मैंने एजेंडा उनको दिया, यानी हमने अपना टास्क वहां उनके सामने रखा। और जहां तक जन जागृति की मुहिम का सवाल है, ये हमारे मतलब ये तो ऐसी बात नहीं है, जन जागृति तो हर स्टेज की अलग जन जागृति, हमारी जन जागृति अलग किस्म की। बहुत सारे लोगों ने कहा साहब आप इसको गाने बजाने का, नाटक मंडली ऐसा करके जन जागृति करो, ये आपका टास्क है। मैंने कहा यार यही तो हमारा जो माइनस पॉइंट है, उसको आप आके पूरा करो ना। तो वहां पर एक व्यक्ति ने फिल्म बनाने के लिए कि भाई हम आपकी डॉक्यूमेंट्री बनाए, तो मैंने कहा कि हम आपको पूरा लिटरेचर श्राप साहब का शुरू से लेकर अंत तक, पहले उसको आप पढ़ लें और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप बना सकते हैं। तो वो जो ऐसा कोई करे, मान लो 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे मिनट की कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, हम उस फिल्म को पहले दिखा दें, फिर अपनी बात रखें, तो वो हमारा एक टास्क पूरा होता है। मैं उन
समुदायों की बात नहीं करता आज लंबी, क्योंकि हमारा काम है गांव से शहर के हर गरीब, बेघर, बेरोजगार, विधवाएं, महिलाएं, कामकाजी बालक, लड़कियां, अपंग, सफाई कर्मचारी, खेत मजदूर, बंधक मजदूर, असंगठित मजदूर और यहाँ तक कि उद्योगपतियों की क्या समस्याएं हैं, इन सब के ऊपर भी जनजाति, कैदी, विचाराधीन कैदी, बूढ़े लोग, मतलब सब में भी लंपट सराफ साहब ने क्या क्या नाम नहीं लिया, फैक्ट्री मजदूर, कर्मचारी, विद्यार्थी, अल्पसंख्यक आदि, इन सब समूहों में मोटे तौर पर इनको वर्गीकृत किया जाए। समूह विशेष, क्षेत्र विशेष, समस्या विशेष और ट्रेड यूनियन विशेष, इन चार के अंदर हमारा काम करने का तरीका अपन ये टास्क है। और ये मोटा मोटा जो टास्क है, समय काफी ज्यादा हो रहा है, इस टास्क के अंदर हम इसको, मैं तो सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम और संविधान के अंदर टास्क और लास्ट में कार्य को कैसे गतिविधि किया जाए, मैं इसको लंबा पढ़ा हूं ना, आप सारे इसको दोबारा पढ़े। और आज हमारा टास्क ये है कि हम सारे उठ खड़े हों। हमारी टीम छोटी नहीं है। मैं एक बात आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, मैं जब बेंगलोर गया, मैं हैदराबाद की मीटिंगों में अटेंड कर गया, तो मुझे पता लगा वहां ऑल इंडिया के सारे धुरंधर पत्रकार, ऑल इंडिया के जितने भी PIL लेने वाले वकील, ऑल इंडिया के जितने भी ह्यूमन राइटिस्ट, ऑल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले, इतिहासज्ञ, लेफ्ट फ्रंट वाले और विभिन्न पार्टियों के लोग भी वहां आए। और उन सब में मैंने देखा कि जो जनसमूह आपके पास, जो आपने जो एक संगठनात्मक तौर पर भी NSCPM भारी पड़ती है, ये बता दूं मैं आपको, भारी पड़ती है जब उनको मैं देखता हूं सभी को। तो ये सराफ साहब की देन है कि आज उन्होंने बहुत ही अच्छे संगठन, हमारे संगठन, तो मेरा सौभाग्य रहा सराफ साहब की जीवनी को देखने का, उनको लाइफ को शुरू से 1973 से लेकर के और 2009 24 जून तक, 22 जून को हमारे पास ही रुके हुए थे, गंगानगर मेरी पोस्टिंग थी, और 22 जून को उन्होंने कहा कि अब मुझे अपनी जगह छोड़ो। जैसे होता है ना कि आदमी को कैसे पता चलता है कि मुझे वहां से ही जाना है, मतलब कमाल है। सारे फंक्शन, सारे ऑर्गन उनके बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे थे। और दुरुस्त काम करने का मैं ये समझता हूँ उन्होंने अपना जो टास्क, बॉडी को ठीक रखने का, बायोलॉजिकल ठीक रखने का भी उन्होंने हुनर सीख लिया था कि मेरी बायोलॉजी कैसे ठीक हो, ताकि मैं ज्यादा उम्र जीऊं और ज्यादा रिसर्च के डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश करूं। तो वो भी उन्होंने सीखा, उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लंबी चौड़ी आज उनसे वो बात हमारी नहीं हो पाएगी। तो उनका जो टास्क था, सराफ साहब के जब मैं टास्क को देखता 1973 से, वो इसी एक मेन टास्क पे रह रहे थे कि भी किसी तरह से ये अमीरी गरीबी का फर्क और मानव जाति किधर जा रही है, उसका रिसर्च करते करते जब वो शुरू के अंदर, जब कम्युनिस्ट विचारधारा से, यानी सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े, स्वतंत्रता आंदोलन का उनका टास्क थोड़ा डिफरेंट था। उसके बाद में जैसे स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद में उन्होंने कहा सच्चाई को पेश किया जाए, और इस बात का उदाहरण उन्होंने टास्क ये रखा कि भाई तुम जो विधानसभा जैसी बनाई है, और इस विधानसभा के अंदर जो सदर रियासत को जो तुम नियुक्त कर रहे हो, जिसको महाराजा करण सिंह को, वो हरि सिंह का ही तो बेटा है, आपने फिर क्या हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की बात क्या कहती। और उन्होंने वहां से दूसरे को खड़ा किया जो SC के कैंडिडेट थे, उनका टास्क वहां से फिर उन्होंने कहा, और वो सत्ता में रहते हुए, NSC वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सत्ता में रहते हुए हर मुद्दे पर उन्होंने संघर्ष किया। आप उनकी विधानसभा के हर चैप्टर को देखेंगे, उनके वो लिखित के डॉक्यूमेंट सारे हैं। और जब उन्होंने ये टास्क लेके नई एक बढ़ाई, डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ाई, उसमें भी वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये राजनीति वाला मामला ठीक नहीं है, और पूरा मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी वाली सोच पे आए। लेकिन वहां भी नहीं, उन्होंने एटीट्यूड टेस्ट, सारा टास्क देखा कि मार्क्स तो वहां उसे, अब चाइना के अंदर क्यों परिवर्तन आ गया, 74 के अंदर क्यों ये आ गया, निक्सन आकर के उसने कैसे कंपनी लाद दी वहां पे, उसको भी उन्होंने देखा। उसके बाद मार्क्सवाद लेनिनवाद को उन्होंने देखा कि यार मार्क्सवाद बिल्कुल ठीक है, ये तो मजदूरों के बात दुनिया की करते हैं। फिर रशिया को उन्होंने पढ़ा, स्टडी किया, और मार्क्सवाद को स्टडी किया। और जो बात सर आप सारों ने बताई है कि सारे ये पूंजी के जो एजेंडे था, उससे हट करके सराफ साहब ने ये मानव और प्रकृति का जो एजेंडा हमको दिया, ये जो टास्क दिया है, ये बहुत ही, मतलब जो कहते हैं कि उनका एक कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे साथी
है, सब जगह बहस करते हैं कि साहब सबसे बहुत ही टास्क तो वो है जो सबसे ज्यादा पढ़ता है। अब सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, मैं दो आदमियों को तो देखता हूँ, अम्बेडकर जी के बारे में बहुत कहा जाता है सबसे ज्यादा पढ़े हुए, लेकिन यदि कंपेयर तो नहीं करता, लेकिन शराब साहब भी कोई कम नहीं, यानी उनसे ज्यादा ही पढ़े होंगे। हर चीज को उन्होंने देखा, ऐसा नहीं है हम यही बोल रहे हैं। उन्होंने वो टास्क लिया, हर धर्म के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, उनको सबको पढ़ा, रामायण हो, उन्होंने सारे पुराणों को पढ़ा, नॉट ओनली इन इंडिया के सारे शास्त्रों को पढ़ा। उनका टास्क, उन्होंने पूरी दुनिया के जितने भी सभ्यताएं थी, जो प्री हिस्ट्री और पोस्ट हिस्ट्री, उन सारों को, और ये सारी की सारी उसे किताब में दर्ज है। मैं समझता हूँ वो किताब भी हमारा एक टास्क होना चाहिए कि वो जो इंडियन हिस्ट्री है, वो जब तक आप पूरा नहीं पढ़ते उसको, इंडियन सोसाइटी को, जब तक आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये बदलाव हुआ कैसे। और लास्ट के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां भी हम काम करें, जिस समूह में भी काम करें, तो हमारी जो टीम है, टीम की हमारी यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट। टीम की यूनिटी के तौर पर आप देखा, आप इस बात से हैं कि उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो अलग गए, तो उनकी जो टीम थी वो अलग एक साथ थी। उसके बाद देखो कि सीपीआई से सीपीएम में गए तो 32 आदमी एक साथ में गए। उसके बाद में जब वो सीपीआई में लगे तो पूरा उनका ग्रुप गया। जैसा अभी मनाराम जी ने कहा कि भाई मैक्सिमम लोग 2002 के अंदर एनएससीपीएम में धारणा पर आ गए। तो मैं आपसे यही टास्क है हमारा कि हम अपनी यूनिटी को रखते हुए और आगे शराब साहब ने जितने भी जो एजेंडे दिए उनको लोगों में ले जाएं। बस मैं आज अब लंबी